ऑफिस से आते ही नितिन ने चपरासी को चाय के साथ साथ सीमा को अपने केबिन में आने की बुलाहट का ऑर्डर देकर लैपटॉप में व्यस्त हो गया। करीबन 2 मिनट के अंदर चपरासी चाय थमाकर जाने लगा। वैसे ही दरवाजे की ओर देखते हुए सीमा अंदर आती है। सीमा गोरी और खूबसूरत है। 2 बच्चों की माँ भी वह कहीं से नहीं लगती। हो भी क्यों ना, जिंदगी में आज़ादी है, सुकून है, पैसा है, जो चाहा सब है उसके पास, और एक पति भी। घर और बाहर का काम संभालने, बच्चों को पालने, हुक्म बजाने, उसकी डांट डपट खा कर भी उसकी सारी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए एक शांत मिजाज, आम सा दिखने वाला खास पति। खास ही हुआ ना ऐसा पति जो समाज में अजूबा ही है। नितिन की आंखों की चमक देखते ही बनती थी इस वक्त। सीमा ने भी नितिन की आंखों में छिड़े सुरताल को महसूस किया और आसानी से नितिन की ओर बढ़ गई। सीमा चतुर और बेहद स्वार्थी स्त्री है। वह नितिन जैसे सातिर और मतलबी बॉस का पूरा उपयोग करना चाहती है। सर, फाइल रेडी करके ले आई हूँ, इधर बताओ। अरे सिर्फ फाइल ही? नितिन ने द्विअर्थी मुस्कान के साथ सीमा की आंखों में देखा। वह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी तो बगल में रखी कुर्सी के हैंडल में झालर उसकी क्रॉप टॉप अटक गई। सीमा ने झेपने का अभिनय किया। वह नितिन के पास अब तक जा चुकी थी। सीमा के अंदर क्या था वह सीमा ही जानती है। जो दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशी चाहता हो, सबसे बढ़िया पाना चाहता हो, जो दूसरों के पाने का खुद के पाने से हर वक्त तुलना करता हो, वही जानता है। आशीष जैसा पति पाकर भी वह खुश नहीं है। बाहर की दुनिया अपने हिसाब से आगे बढ़ती है और कई मामलों में लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो दुनिया को और तेज़ी से आगे बढ़ने में सुविधा होती है। लिहाजा तेज तर्रार सीमा और सातिर दिमाग बैंक मैनेजर नितिन की जाती जिंदगी में ताका झाकी से स्टाफ दूर ही रहते थे। लेकिन सीमा के पति आशीष को यहाँ के काफ़ी स्टाफ पहचानते थे। लेकिन सबको अपने हिस्से का सुकून प्यारा है। शाम को आशीष अपनी एक्टिवा में सीमा को लेने आया था। सीमा को 2 व्हीलर चलाना आता था, लेकिन यह काम उसे लगता था कि वह क्यों करे जब आशीष है तो। आशीष का बैंक सीमा की बैंक के पास ही दूसरी गली में ही था। यह एक तरह से कॉमर्स एंड बिजनेस इलाका ही था। दोनों की एक ही समय छुट्टी थी तो आशीष ही आ जाता था, और जिस दिन आशीष किसी काम से रुकता था उसे एक्टिवा और चाबी पहुंचाकर फिर से ऑफिस चला जाता था। बाद में वह पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घर आ जाता था। दुबला पतला सामान्य सा दिखता आशीष सीमा से 1 साल छोटा 35 साल का था। आशीष स्कूल का पढ़ाकू बालक लगता है। बहुत सीधा, सच्चा, विनम्र और वचन का पक्का। इसी वचन की जिम्मेदारी ने ही तो आशीष को सीमा के साथ बांधा और बांध रखा है। कॉलेज के वे स्नातक के दिन थे दोनों के। सीमा और आशीष दोनों के ही कॉमर्स विषय थे, लेकिन दोनों के कॉलेज अलग अलग थे। लेकिन उनमें दिनों दिन पहचान बढ़ रही थी। दरअसल इसके पीछे वह कोचिंग सेंटर था जहां आशीष पढ़ने आया करता। निचली मंजिल पर कोचिंग सेंटर के हेड सर का घर था, जहां उनकी 2 बेटी सीमा, मीना और एक बेटे के साथ उनका परिवार रहता था। बाजू की सीढ़ी होते हुए ऊपर 2 और 3 मंजिल पर मैथ, बायो और कॉमर्स के कोचिंग सेंटर थे। सीमा और आशीष दूसरी मंजिल पर आसपास की क्लास में होते थे, लेकिन वह यहाँ के हेड सर की बेटी होने और क्लास में 1 साल सीनियर होने के कारण अक्सर वैसे क्लास संभाल दिया करती जहाँ कॉमर्स का कोई फैकल्टी क्लास में उस दिन उपस्थित हो। सीमा खूबसूरत तो थी, बोनस में लटके झटके के साथ खिलखिलाती भी थी। कच्चा दिमाग आशीष यह नहीं समझ पाता कि सीमा जैसी चालाक लड़कियां दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर उन पर अपनी सुप्रीमेसी साबित करने के लिए अक्सर ऐसे लटके झटके दिखाती है। सीमा को आशीष में अपना गुलाम नजर आया, एक जी हुजूरी करने वाला, उसके शरीर और खूबसूरती पर मोहित वह लड़का जो खुद ही सीमा का काम कर खुद को धन्य महसूस करे। बदले में सीमा उसे पढ़ाई के कई तरह से मदद कर देती। इस लेनी देनी में दूसरे छात्र भी आशीष को भाव देने लगे। गांव से आकर 2 गज के बॉयज़ मेस में रहकर हाथ पाँव मारने वाली लड़की को अगर इतना मिल जाए तो उसके सपने जमीन से कोंपल बनकर फूट ही पड़ेंगे। सीमा के घर में लड़कियों का राज था। भाई अभी छोटा था और पापा मम्मा की लाडली सीमा के लिए दुनिया उसकी मुट्ठी में थी। 2 साल जाते जाते सीमा की बैंक में नौकरी लग चुकी थी, लेकिन आशीष अभी भी कोशिश पर कोशिश किए जा रहा था। वह तनाव में रहता। सीमा कहीं और ना शादी कर ली। सीमा के साथ बनाए उसके संबंध उसके लिए अटूट हो गए थे।
सीमा को वैसे आशीष की नौकरी की कोई परवाह नहीं थी, इसलिए नहीं कि वह आशीष को हर हाल में अपना लेती। उसे तो आशीष की कोई फिक्र ही नहीं थी। जो बीत गई सो बात गई। कुछ दिन आशीष के साथ रिश्ता बना तो इसका मतलब सीमा के लिए यह कतई नहीं था कि वह जन्म भर के लिए उसके साथ बंध जाए, लेकिन आशीष के लिए सीमा के साथ का हर पल सच्चा और स्थायी था। उसके अंदर की सच्चाई की आग ने उसमें इतना जुनून भर दिया कि वह एक सरकारी बैंक में चयनित हो गया। इससे उसे दो फायदे हुए। एक तो घर वालों की गरीबी दूर करने को उसके हाथ मजबूत हुए, वहीं दूसरे सीमा के पिता से सीमा के बारे में सीधे बात कर लेने की उसमें हिम्मत आ गई। सीमा के नानुकुर के बावजूद आशीष जैसे मेहनती, सीधे साधे और सर्वदा हाथ बांधे रहने वाले लड़के को सीमा के पिता ने सीमा के वर के रूप में चुन लेने में अपनी और सीमा की भलाई ही समझी। सीमा के पिता बेटी की ऊंची नाक और उसके नखरे को जानते थे। आगे गृहस्थी चलाने में आशीष जैसा युवक ही सीमा से निभा लेगा। यह दूरदर्शिता इनकी शादी की मुख्य वजह बनी। शादी के बाद आशीष जितना ही खुद को आईने में देखता, सीमा को पाकर वह अपनी 10 उंगलियां घी में डुबा पाता। सारे दोस्त उससे रश्क करते। इतनी खूबसूरत स्मार्ट बीवी जिसकी आमदनी भी आशीष से ज़्यादा है। आशीष को लगता था वह अपनी औकात से ज़्यादा ही पा गया है, लेकिन धीरे धीरे सीमा का आशीष के पैसे पर हक और सिकंजा कसने लगा। तब आशीष करवट लेकर बैठा। हालांकि उसने घर भेजे जाने वाले रुपयों में कोई कटौती तो की नहीं, लेकिन सीमा के तानों पर उसके दिल में विष उतर जाता। सच, मोहब्बत इतना आसान नहीं था। यह आँख का दरिया था और आशीष अकेला इसमें हाथ पाँव मार रहा था। समय के साथ आशीष को सीमा का बिंदास स्वभाव, स्वार्थी सोच बहुत खलता, लेकिन अब वह अंश और वंश, दो बेटों का सिर्फ पिता ही नहीं, सेवा और प्यार की छांव देने वाला माँ जैसा भी था। कभी कभी वह महसूस करता जैसे सीमा का आशीष के प्रति कोई प्रतिबद्धता भी न हो और यह सिर्फ आशीष के अकेले की ही जवाबदारी हो। लेकिन वह अब बच्चों के लिए अपना मुंह बंद ही रखता। साल भर हो रहे थे। हिमाचल प्रदेश से नितिन नाम के बैंक मैनेजर सीमा के ऑफिस में आए थे, जिसे लेकर आशीष के विचार संदेह के घेरे में थे। मगर इस मामले में भी वह कुछ कहने लायक की स्थिति में नहीं था। मजाल था कि सीमा के बारे में आशीष कोई शिकायत कर ले, सबका फिर तो वह जीना मुश्किल कर दे। अपने फ्लैट में वापस आने पर नितिन को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, वैसे जैसा उसे अच्छा नहीं लगता था। रात के 9 बज रहे थे। उसने चौथी मंजिल के अपने फ्लैट के दरवाजे की चाबी घुमाई और अंदर घुसते ही रोशनी के धमाके से उसका साबका हुआ। रंजना आई हुई थी। 40 साल की रंजना वैसे तो हंसमुख, मिलनसार, जिम्मेदार और सीधी सादी है, लेकिन है वह गेहुए रंग की एकदम सामान्य चेहरे की स्त्री। नितिन और रंजना की अरेंज मैरिज थी और जाति, बिरादरी, नियम कानून ही इस शादी के पीछे का एकमात्र सच था। इन दोनों को 2 बेटियां थीं, एक बड़ी जो अभी 12वीं में थी, छोटी 9वीं में। इनकी शादी के आज 19 वर्ष हो रहे थे और बेटियों के साथ हिमाचल से मुंबई रंजना का यह सरप्राइज विजिट इसी खुशी में था। रंजना घर को साफ सुथरा कर डाइनिंग पर नितिन की पसंद का डिश सजाकर बेटियों के साथ वह नितिन को सजी धजी मिली। रंजना को लगा था उनके इन प्रयासों का नितिन पर अच्छा असर पड़ेगा, लेकिन पिछले साल से नितिन का व्यवहार रंजना के प्रति बहुत उचित नहीं लगता था रंजना को। पर वह खुद को दिलासा देती कि भारतीय समाज में अमूमन पति का पत्नी के प्रति रूखा और उपेक्षित व्यवहार कोई नई बात तो है नहीं। नानी, दादी, माँ, सास सब तो एक ही परंपरा की थाली में जिंदगी घिसती रही हैं। रंजना के लिए बदलाव क्यों होगा? पति भले ही 22वीं सदी के हों, सोच तो भूसे से ही बनी है, जिसे तरह तरह के डिजिटल चमक से सजाया गया है। अचानक तुम लोग? रंजना, मुझे इस तरह का सरप्राइज अच्छा नहीं लगता। बता कर आओ ना। आज इनकी शादी की सालगिरह का 19वां वर्ष था। सुबह से उम्मीद लगाए बार बार वह नितिन के संदेश के लिए फ़ोन चेक कर रही थी। रात गहराने के बावजूद वह नाउम्मीद नहीं थी, लेकिन नितिन के इस तरह रिएक्ट करने से उसकी सारी उम्मीदें टूटकर गिर गईं। रंजना कभी रोती नहीं थी, खासकर नितिन के सामने तो कभी नहीं। कभी भूले से दर्द ने आंसू का चेहरा लिया और नितिन की नज़र पड़ी तो एक जहर बुझा तीर उसके सीने के पार होता। नाटक चालू। रंजना सामने से हट गई।
नितिन ने बड़ा बेजार सा मुंह बना लिया और बच्चों को और पढ़ाई कैसी चल रही है के अलावा खास कुछ नहीं पूछा। ये लोग सप्ताह भर के लिए ही आए थे, लेकिन नितिन के व्यवहार से रंजना और बच्चे क्षुब्ध हो गए। रंजना को हिमाचल में अकेली गृहस्थी खींचने में हजार मुसीबतें थीं। दोनों बेटियों की जिम्मेदारी अकेले ही निर्वहन करती। नितिन को कुछ पता नहीं चलता। नितिन के रिश्तेदार हो या उसकी माँ की तबीयत, हर काम रंजना बिना एक भी सवाल उठाए पूरा करती। बदले में नितिन से प्रशंसा के मीठे बोल की भी उम्मीद नहीं रखती। आज जब वे नितिन के पास चले आए तो नितिन को इतना बुरा लगा। रंजना से रहा नहीं गया और उसने नितिन से एक छोटा सा सवाल आखिर पूछ ही लिया। दोनों लड़कियां परीक्षाएं दे चुकी हैं, अब और कितना हिमाचल में पड़े रहें। अब तो प्रतियोगी परीक्षाएं ये दोनों यहाँ से भी दे सकती हैं। दो दो गृहस्थी का बोझ भी तो कम नहीं। नितिन झल्ला पड़ा। साल भर ही तो हुए हैं मुंबई आए हुए, तुम तो पीछे ही पड़ गई हो शिफ्ट होने के लिए। उसके पहले भी तो सालों साल बच्चों की पढ़ाई की खातिर कई कई जगह अकेले रही। इसके पहले भी 3 साल और अकेले ही रही जब आपका तबादला दिल्ली हुआ था। अब तो बच्चे बाहर चले जाएंगे पढ़ने, फिर मैं वहाँ अकेली रहूँ? तब की तब देखी जाएगी। अभी से क्यों दिमाग खा रही हो? नितिन ने पल्ला छुड़ाया। 2 साल बीत गए। बड़ी इंजीनियरिंग पढ़ने बेंगलुरु चली गई। छोटी फैशन डिज़ाइन के कोर्स के लिए एग्ज़ाम में बैठी रही थी। पहली कोरोना लहर के बाद अब कुछ लोग सांस ले रहे थे। इस वक्त कुछ ऐसी हवा चली कि रंजना को खास ना चाहते हुए भी मुंबई जाना पड़ा। दरअसल नितिन की आए दिन तबीयत खराब रहने लगी थी और एक समय ऐसा आया कि उसके लिए बिस्तर से उठना मुश्किल हो गया। रंजना और छोटी बेटी मुंबई पहुँचे। टेस्ट में उसे हेपेटाइटिस डिटेक्ट हुआ था। ऊंट पहाड़ के नीचे आने से कब तक बचता। रंजना पूरे दिल से नितिन की देखभाल कर रही थी और तब अचानक देखते ही देखते कोरोना की दूसरी लहर ने अपना विकराल रूप दिखाया। ऑफिस बंद, रोज की जिंदगी ठप और साथ ही नितिन और सीमा का मिलना जुलना भी बंद। इस वक्त कोरोना से होने वाली मौतों की खबर दिनों दिन तेज हो रही थी और एक दिन अचानक नितिन को खबर मिली कि सीमा और आशीष भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। नितिन तनाव और परेशानी में पहले से ही था। अब तो जैसे कुछ ज़्यादा ही बीमार रहने लगा। आखिर उसकी झल्लाहट और चिड़चिड़ाहट ने रंजना को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि जरूर कोई और बात तो है। रंजना के पूछने पर नितिन ने कहा, हमारे बैंक कर्मचारी आशीष और उसकी पत्नी सीमा को कोरोना हो गया है। उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया है। उनके 10 और 7 साल के 2 बेटे हैं और एक 1.5 साल की बेटी है निया। पता नहीं दोनों छोटे बच्चे 1.5 साल की बच्ची का ख्याल रखेंगे। रंजना, क्या तुम छोटी बच्ची को यहाँ ले आओगी? रंजना यह जानकर निश्चित हुई कि उसका पति एक परिवार और बच्चों के बारे में चिंतित था। रंजना ने नितिन को आश्वस्त किया और आशीष के घर का रुख किया। कोरोना का डर ऐसा था कि पास वाले फ्लैट से भी कोई झांकने नहीं आ रहा था। रंजना को पाकर बच्चों की जान में जान आई। निया को संभालने के लिए रंजना की छोटी बेटी ही काफ़ी थी। अभी 2 दिन उसे यहाँ बच्चों को संभालते हुए बीते ही कि अस्पताल से अचानक कुछ लोग आए। वे सीमा की मौत की खबर देने आए थे। यह सुनकर रंजना बुरी तरह चौंक गई। बच्चों को खबर से दूर रखना तो चाहती थी, लेकिन यह कब तक संभव था। अंश वाकई बड़ा हो गया था। उसने खबर सुनी और गजब का धीरज दिखाते हुए अपने दोनों भाई बहनों को पास लेकर चुपचाप बैठ गया। रंजना ने पुकारा। उसने कहा, आंटी, पापा तो ठीक है ना? वे तो घर आ जाएंगे ना? रंजना को जाने ऐसा क्यों लगा जैसे इनके लिए इनके पापा ही सब कुछ हैं। कुछ दिन तक रंजना और रुककर अभी घर से आना जाना कर ही रही थी कि आशीष ठीक होकर वापस आ गया। रंजना को नितिन की चुप्पी अजीब लगती, लेकिन वह यह सोचकर अपने मन को समझा लेती कि बैंक के कई स्टाफ चल बसे। नितिन का मन उदास होगा। इधर आशीष के मन में एक उथल पुथल थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि सीमा के जाने से वह दुखी था या दुखी नहीं था। वह खुद को बताना चाहता था कि सीमा के चले जाने से उसे बहुत दुखी होना चाहिए, क्योंकि वह उसकी प्रेमिका और पत्नी दोनों थी। लेकिन उसके समझाए का उसके दिल पर असर ही नहीं हो रहा था। वह पता नहीं क्यों हल्का सा महसूस कर रहा था, क्योंकि आए दिन नितिन के साथ सीमा की नाकाबिले बर्दाश्त की हद तक अतरंगता अब नहीं थी। घर की साफ सफाई के बाद सोफे पर आशीष की पसरने पर अब कोई चिकचिक नहीं थी। ऑफिस से आने के बाद किसी और के लिए चाय बनाकर देने की जल्दी नहीं थी।
बच्चों के मन के मुताबिक प्यार करते वक्त सीमा की छिताकसी नहीं थी। यहाँ तक कि रात को सोने से पहले इच्छा के विरुद्ध सीमा के शरीर की सेवा, मसलन कभी पीठ दबाना, कभी पैर तो कभी सिर। सीमा से न कभी उसे प्यार मिला न सम्मान। एक गुलाम को इसके बाद आज़ादी की खुशी तो महसूस होनी ही चाहिए, और इसको आशीष भी महसूस कर रहा था। बच्चे पापा के साथ पहले से ही इतने घुले मिले थे कि उन्हें सीमा की कमी खास कभी खली ही नहीं। इस बीच रंजना आती रही और बच्चों की परवरिश में आशीष की मदद करती रही। आशीष रंजना से बहुत प्रभावित था। यह वह स्त्री थी जिसे आशीष सम्मान की नज़र से देखने लगा था। रंजना उसे अपने छोटे भाई सी समझती और आशीष रंजना को दीदी कहने में अब एक अलग ही अपनापन महसूस करता। इधर नितिन अब पहले से बेहतर, या उसकी चिड़चिड़ाहट फिर से शुरू हो गई थी। हर बात में रंजना को कम आंकना, उपेक्षा करना और उसके प्रयासों को शक की नज़रों से तौलना। रंजना और आशीष को लेकर जब उसकी छिताकसी ज़्यादा शुरू हो गई तो रंजना ने कहा, यह तो तुम्हारी बात पर ही मैं आशीष के घर जाने लगी हूँ। छोटी बच्ची को इससे सहारा भी तो हुआ। अब जाती नहीं हूँ तो फ़ोन पर कभी कुछ बताया भी ना करूँ। नहीं, अब उनसे रिश्ता रखने की कोई ज़रूरत नहीं। खुद जिंदा बच गया तो बहुत खुश हो गया। अब मज़े करें और बच्चे भी खुद ही संभालें। मैं छोटी बच्ची को ला कर पालूंगा। अरे, यह क्या बोल रहे हैं आप? सीमा के चले जाने में आशीष का क्या दोष? और वह अपनी बच्ची भला क्यों देगा? तुम्हें बीच में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आज इन बातों के बीच उसका मन खिन्न हो गया तो वह बालकनी में जाकर बैठी। तुरंत आशीष का फ़ोन आ गया। दीदी, छोटी बेटी निया की तबीयत खराब है, बहुत बुखार बढ़ गया है। आज रहने दो, क्या कल सुबह आप आ जाओगी? रात बीतते और सुबह नितिन के बैंक जाते ही वह तुरंत आशीष के घर पहुंची। नितिन ने कुछ कहा तो नहीं? आशीष ने पूछा। मैनेजर है ना, बहुत दिन छुट्टी में भी था, इसलिए अभी कोरोना में भी उसे ऑफिस जाना पड़ रहा है। आशीष ने कहा, दीदी बाहर तो पूरा बंद है, बच्ची को डॉक्टर से दिखाए भी तो कैसे? एक काम करते हैं, निया के डॉक्टरी फाइल में पुराना रिकॉर्ड ढूंढते हैं। रंजना को यह बात सही लगी। सीमा की अलमारी में निया की फाइल मिल गई। रंजना ने फाइल देखना शुरू किया और यह एक चिट्ठी थी जिसे पढ़कर रंजना के पैरों की तली जमीन ही खिसक गई। आशीष ने वह चिट्ठी ले ली। जब तक आशीष चिट्ठी पढ़ रहा था, रंजना ने फाइल के आगे के कागज पलटे। तुरंत ही उसे एक डॉक्टरी कागज मिला जो सीमा के अबॉर्शन का कागज था, और यह निया के जन्म से पहले का था। आशीष भौचक रह गया। वह कितना बड़ा मूर्ख है, उसे सीमा के धोखे का कुछ पता ही नहीं। रंजना आशीष को देख रही थी, लेकिन उसकी खुद की हालत भी नाजुक थी। आशीष ने चिट्ठी को इस बार थोड़ा जोर से पढ़ा। मेरी सीमा, मैं अपने दिल की बात कागज पर लिख रहा हूँ ताकि तुम पढ़कर तुरंत फाड़ सको। मोबाइल का भरोसा नहीं, मोबाइल फॉर्मेट करने के बाद भी चैट रह जाते हैं। मैं चाहता हूँ तुमसे एक बच्चा। तुम्हारी खूबसूरती को मैं अपने अंश में देखना चाहता हूँ, लेकिन तुमने अबॉर्शन करवा लिया। तुम आशीष से डर गई। वह तो तुम्हारे लिए पागल है, पता चलने लायक उसके पास दिमाग भी है। इस बार इस बच्चे को आने दो। ये मेरी निया है, नीचे सीमा ने लिखा था। ये चिट्ठी तुम्हारे प्यार का प्रमाण है। और नितिन, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। तुमने आसानी से अपनी पत्नी को धोखा दिया। आज बच्चे के लिए जिस मुंह से बोल रहे हो, कल उसके लिए खर्च देने पड़े तो मुकर जाओ तो मेरा क्या होगा? मैं किसी के नज़र में आने ना दूंगी, लेकिन यह चिट्ठी तुम्हारी ज़बान की निशानी है। मुझे इसे संभालना ही पड़ेगा। बच्चा तुम्हारी जिद पर ला रही हूँ तो तुम्हारी हाँ मेरे पास होनी चाहिए। नितिन, मुझे माफ़ करना। अपनी और बच्चे की सुरक्षा के लिए यह है। यह प्रेम था? सीमा ऐसे ही नाकाबिल रिश्ते के लायक थी। छी! आशीष बोलकर चिट्ठी एक किनारे फेंक चुपचाप पलंग पर बैठ गया। रंजना के अंदर धुआं भरता जा रहा था। सालों से धोखे का खेल, और वह घर और बच्चियों में खुद को होम कर, और नितिन कितना बुरा बर्ताव करता रहा उसके साथ, और वह खुद को दिलासा देती रही कि पति काम के बोझ से परेशान है। आशीष ने चुप्पी तोड़ी। बेटी का नाम निया, यानी नितिन की निया। मैं और अच्छा इंसान नहीं बन सकता। मैं बच्ची को देखते ही सीमा की बेवफाई ही याद करूँगा। कैसे पालूंगा दीदी इस बच्ची को, इस धोखे की निशानी। बच्ची मेरे साथ खुश नहीं रह पाएगी दीदी। आशीष अचानक फूट फूट कर रो पड़ा। रंजना ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम चिंता ना करो आशीष। नितिन कल ही कह रहा था कि वह बेटी को तुमसे ले लेगा
और मुझे तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखने देगा। अगर बच्ची यहाँ रही तो मुझे देखभाल के लिए आना ही पड़ेगा और नितिन मुझे रोकेगा। अच्छा है कि मैं बच्ची को ले जाऊँ, मेरी ममता भेद नहीं करेगी। मुझे तो नितिन के बुरे स्वभाव की आदत ऐसे भी पड़ चुकी थी। सीने पर एक पत्थर ही सही, मैं बच्ची को ले जाती हूँ। नितिन की हकीकत को उसे बताने की ज़रूरत नहीं। उसकी सज़ा यही है कि वह खुशफहमी में ही जिए। वक्त उसे क्या सज़ा देना चाहता है मैं देखना चाहती हूँ। आशीष ज़्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। रंजना बच्ची को डॉक्टर से दिखाते हुए घर ले आई। नितिन खुश था कि उसकी बच्ची उसे मिल गई और अब रंजना का आशीष के साथ उठना बैठना भी बंद हो गया। एक आध महीने बीतते ही आशीष के रंजना के पास फ़ोन आने लगी। दोनों बेटे अंश और वंश अपनी बहन के बिना अब एक पल भी नहीं रहना चाहते थे। दीवाने हुए जा रहे थे कि बहन को जल्दी मंगाओ। बार बार आशीष का फ़ोन करना इस बात की गारंटी थी कि दोनों बच्चे अपनी फूल सी प्यारी बहन के बिना कोहराम मचाए हैं। बाध्य होकर रंजना को नितिन से बात करनी पड़ी कि वे अपनी बेटी वापस चाहते हैं। नितिन गुस्से से आग बबूला हो गया। मैं अब इसे बोर्डिंग भेज दूंगा, लेकिन नालायक आशीष को कभी मेरी बच्ची मतलब सीमा की बच्ची नहीं दूंगा। रंजना का सब्र अब टूट रहा था। वह चीख पड़ी, धोखा देकर सिर ऊंचा करके बात मत करो नितिन। तुम किस हक से मुझे धोखा दे सकते थे, जबकि अकेले सारा कुछ संभालती आई हूँ अब तक। क्या तुम्हारे बूढ़े माँ बाप, क्या तुम्हारे रिश्तेदार और क्या तुम्हारी बच्चियाँ, कभी तुमने कोई जिम्मेदारी ली? शर्म नहीं आती अपनी कलीग से बच्चे पैदा करते हुए? और अब बच्चे जब अपनी बहन को चाहते हैं तो तुम उन्हें छीन कर बोर्डिंग में भेजना चाहते हो। ऐसा भी नहीं है कि तुमने बच्ची को बहुत चाहा हो, तुम तो बस अधिकार जमाना जानते हो। सीमा तुम्हें क्या समझती थी? अब भी चिट्ठी में लिखा है, अब तुमने भी सीमा के शरीर और खूबसूरती को चाहा था, तभी उसकी खूबसूरती को अपने शरीर के साथ मिलाना चाहते थे। तुम समझ भी सकोगे कभी कि तुम्हारी हरकतों का मुझ पर क्या असर हुआ है? धुआं भरा है मेरे अंदर और उस धुएं में ऐसी आग है कि तुम पल पल जलोगे, लेकिन आसपास किसी को खबर नहीं होगी। बकवास छोड़ो, चिट्ठी के लिखे से कुछ भी प्रमाण नहीं होता और बच्ची को मैं बोर्डिंग ही भेजूंगा। रंजना क्रोध और निराशा से भरी कुछ देर नितिन को देखती रही, फिर बोली, तुम आशीष और उसके बेटों के प्रति बदले की भावना से ग्रस्त हो और इसका प्रतिकार मैं करूंगी जरूर। नितिन ने आगंतुक को आंखें फाड़ फाड़ कर देखा, लेकिन फिर भी उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके घर बैंक के ऑफिस के हेड आए हुए थे। पास ही आशीष और उसके दो बेटे थे और बड़े बेटे अंश की गोद में निया थी। रंजना ने नितिन के आते ही मुस्कुराकर कहा, निया के नाम बदलने की हमने एक छोटी सी व्यवस्था रखी है। तुम्हारे सर का आना कैसा लगा नितिन? आशीष अपनी बेटी को लेने आए हैं। उसी वक्त नितिन को कुछ कहने का मौका दिए बगैर उसके बॉस ने कहा, क्यों नितिन, सुना है कि तुम आशीष की बेटी को ज़बरदस्ती बोर्डिंग भेजना चाहते हो, उनसे उनकी बच्ची छीनकर अपने पास रखे हो। सर, ये मेरी बेटी है। आशीष हकला गया। तुरंत सर ने कहा, क्या ये बच्ची आशीष की नहीं है? अगर यह बच्ची उसकी नहीं है तो तुम्हें सबके सामने बैंक में कहना होगा कि तुमने अपनी पत्नी और सीमा के पति को धोखा देकर नाजायज संबंध बनाए। छल करने के एवज में मैं तुम्हारा सीआर खराब कर दूंगा। तुम्हें रंजना को दुख भरपाई के लिए बड़ी रकम भी देनी होगी। नहीं नहीं सर, ये बच्ची मेरी नहीं आशीष की है। अच्छा, फिर तुम उसे बोर्डिंग किस अधिकार से भेज रहे थे? आगे से खुद को बच्ची के परिवार से दूर रखो, वरना चैन से नहीं रह पाओगे। मैं तुम्हारी हरकतों की ऊपर तक खबर करूँगा। मेरे पास पूरा प्रमाण है। तुम्हारे बैंक के कुछ कर्मचारी भी ऑफिस में तुम्हारी हरकतों के बारे में बताने को तैयार हैं। तुम कितने निर्दयी हो, जो बच्ची तुम्हें जानती तक नहीं, उसे तुम उन लोगों से छीन रहे हो जो उस पर जान लुटाते हैं। देखो, बच्ची आशीष जी की गोद में कैसे लपक कर चली जाती है। रंजना ने हेड सर से कहा, सर, हम इस बच्ची का नाम परी रखना चाहते हैं। आप इस बच्ची को नए नाम के साथ आशीष दे दीजिए। हेड ने उसे अपनी गोद में लेते हुए परी नाम से आशीष दिया और सब लोगों ने मुंह मीठा किया। रंजना ने पूरी वीडियोग्राफी कर ली थी। आशीष बच्ची को गोद में लेते हुए बेटों के साथ चलने को तैयार हुआ तो हेड सर का आभार मानते हुए नितिन से कहा, नितिन जी, रंजना मेरी दीदी है। अपने छोटे भाई के पास आने को मना ना करना। फालतू का दिखावा मत करो, मुझे सब पता है, नितिन ने चिढ़ कर कहा। रंजना ने नितिन की ओर घृणा और व्यंग से देखते हुए कहा, आपके लिए औरत हमेशा एक
देह ही रहेगी। उससे ज़्यादा आपकी नज़र में आना मुश्किल है, लेकिन दुनिया के बाकी लोग आप जैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। छोटी तो फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करने मुंबई के कॉलेज हॉस्टल में चली गई है। मैं बड़ी बेटी के पास चली जाऊंगी। मेरा होम डेकोर आर्ट ऑनलाइन बिजनेस अब जोर पकड़ ही रहा है। मैं बेंगलोर अपनी बड़ी के पास जाकर इसी में व्यस्त हो जाऊंगी। हेड ने जाते जाते कहा, अब भी सुधर जाओ नितिन, वरना पछताओगे। सबके चले जाने के बाद नितिन रंजना के पास आया और बोला, रंजना तुम कहीं मत जाओ, आगे से तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। मैं दूसरे रिश्ते में रहकर देख चुका हूँ। मैं अब तुम्हारे साथ एक शांति की ज़िंदगी चाहता हूँ। एक मौका दो, शिकायत नहीं होगी। रंजना बिल्कुल अंदर से गदगद नहीं हुई। वह बोली, नितिन मैं रह भी जाऊँ तो पहले जैसा प्यार और समर्पण की उम्मीद मुझसे मत करना। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा शरीर अब वैसा नहीं रहा कि तुम अकेले मौज कर सकूं। लेकिन जान लो, मैं एक धुएं भरे रिश्ते में हूँ और इसकी घुटन मेरे अंदर हमेशा बनी रहेगी। ऐसी भी मेरी तुम्हारे साथ रहने की कोई मजबूरी नहीं है। जो पति के लिए प्यार होता है ना, वो अब ख़त्म हो गया है मुझ में। रहने को कहते हो तो रह जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे व्यवहार पर मेरी पूरी नज़र रहेगी। और तुम्हारी जोनल हेड सर की बात सुन चुके हो ना? ये सर मेरे गांव से हैं, मेरे घर परिवार के लोगों की वे बहुत इज्जत करते हैं। और इज्जत वैसे कमाई जाती है, भीख में नहीं मिलती। तुम्हें बता दूं, नितिन और रंजना साथ रहें, लेकिन अब नितिन की डोर रंजना के हाथों में थी। एक सच्चे ईमानदार शक्तिशाली व्यक्तित्व के हाथों में, जो खुद धूमावती थी। अपने अंदर ढेरों दुख के धुएं लिए, लेकिन सच्चाई की रोशनी बिखेरते हुए। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।